हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कृष्णा क्लासेस। आज हम सॉल्यूशन का सेकंड लेक्चर लेते हैं। फर्स्ट लेक्चर में सॉल्यूशन के इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन आपको हम बता चुके हैं। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ये हो चुका है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेने जा रहे हैं जो सॉल्यूशन का मेन टॉपिक है और जिसपे पूरा सॉल्यूशन डिपेंड है। इसके क्वेश्चन भी बहुत अच्छे आते हैं। इसको आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए, आप फोन भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आपको पूरी तरह समझ में आएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब आते हैं सॉल्यूशन और टाइप को पढ़ने के बाद में अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कंसंट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंसंट्रेशन एंड यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। नाउ व्हाट इज कंसंट्रेशन? आप कहते हो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन रटने वाली चीज नहीं है। कंसंट्रेशन टर्म एक ऐसा है जिसको कहीं भी अप्लाई किया जाए तो उसका कुछ अलग अर्थ निकल आता है। सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्यूट की मात्रा सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में क्या है, मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, अब अमाउंट को मैंने क्यों लिया? अमाउंट का मतलब हम ग्राम में ले सकते हैं, मोल भी कर सकते हैं, मिलीग्राम भी कह सकते हैं। तो अमाउंट तो उसके सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में ली जाएगी। आप कहते हो किसी भी टॉपिक पे कंसंट्रेट करना। अब आप बताइए वहां आप किस चीज को कंसंट्रेट कर रहे होते हो? आप कहते हो माइंड को कंसंट्रेट करिए, वहां भी कंसंट्रेशन का अर्थ यही होता है, क्योंकि आपका जो पूरा व्यू है, जब किसी चीज को आप पढ़ रहे होते हैं, आप सोच रहे होते हैं, माइंड में तमाम चीजें चल रही होती हैं, तमाम हमारी जो वेव्स हैं, उन सबको कहां कंसंट्रेट करो? अपनी टॉपिक पे कंसंट्रेट करो। मतलब आपका कंसंट्रेशन एक जगह होना चाहिए, उसी जगह को हम ज्यादा ऑब्जर्व कर सकते हैं। तभी हम कहते हैं कि अपने माइंड को कंसंट्रेट कीजिए, खुद को कंसंट्रेट करिए। क्लियर? तो अब हम आते हैं कंसंट्रेशन टॉपिक पे। केमिस्ट्री की भाषा में हम क्या कहते हैं? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। उसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन। अब यहां पे जो है कंसंट्रेशन के बाद आपको मैंने बताया, कहीं ग्राम में ले लेते हो, कहीं मोल में ले लेते हो, कहीं ग्राम इक्विवेलेंट में ले लेते हैं। तो इसकी तमाम यूनिट्स मींस कंसंट्रेशन, from concentration can be explained in various units। इसकी अलग अलग यूनिट्स है, जिन यूनिट से कंसंट्रेशन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब वो यूनिट्स क्या है? यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन में फर्स्ट यूनिट हमारी क्या है? फर्स्ट यूनिट है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन जिसे कहते हैं, ये यूनिट है जिसे हम कहते हैं ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। अब डेफिनेशन क्या होगी ग्राम पर लीटर की? थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन में भी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए डेफिनेशन पे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। यानी सॉल्यूट का कितना अमाउंट, कितने ग्राम एक लीटर सॉल्यूशन में है, उसे हम कहते हैं ग्राम पर लीटर concentration, and this is also called strength of solution।
सोल्यूशन की स्ट्रेंथ क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो हम देखते हैं यहां पे ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन जिसे S से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज S इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट in gram, amount of solute in gram upon volume of solution, not solvent, volume of solution, लेकिन किसमें होगा? In liter. This is called gram per liter concentration. यानी ये हमारा क्या होगा? S is equal to small w upon V, लेकिन V किसमें होगा? In liter. This is called ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी मैं सब पे न्यूमेरिकल कराता हूं, इसको यूज कराता हूं। जितनी कंसंट्रेशन यूनिट्स है पहले आप इसको समझ लीजिए, फिर इसके हम न्यूमेरिकल करते हैं, सबको यूज करेंगे। दूसरी यूनिट आती है हमारी, इंपॉर्टेंट यूनिट है, जिसको हम बार बार सोल्यूशन में यूज करते हैं, एंड दिस इज योर मोलरिटी। ये दो टर्म है, थोड़ा सा कंफ्यूज ना हुई यहां पे। मोलरिटी, अब मोलरिटी को कैपिटल M द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी मोलरिटी को ये तोतले लोग बोले तो क्या कहेंगे? मोलालिटी, वो दूसरी यूनिट। ठीक है, जैसे जो तोतले लोग होते हैं वो रा नहीं बोल पाते हैं तो क्या कहेंगे? मोलालिटी। तो जो मोलालिटी कहेंगे तो अगली यूनिट हो जाएगी। ये हमारी अभी मोलालिटी। इसकी डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, दिस इज कॉल्ड मोलरिटी। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, इसे हम कहते हैं मोलरिटी। तो देखिए, दैट इज M इक्वल टू होता है मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। इन लीटर। अब यहां पे एक बात देखिए, जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिया कि 1 लीटर शुगर सोल्यूशन में शुगर के 5 मोल प्रेजेंट हैं, तो उसकी मोलारिटी क्या हो गई? 5। और इसको रिप्रेजेंट कैसे कहते हैं? M, 1M, 2M, 3M, 5M। तो ये हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ। अब आप बताइए, मोल ऑफ सॉल्यूट यानी कैपिटल M बराबर होगा स्मॉल n अपॉन V इन लीटर। ठीक, अब एक चीज आप जानते हो कि सिंस स्मॉल n बराबर स्मॉल w यानी ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, स्मॉल m होता है, तो जब ये होगा तो क्या होगा? दैट इज कैपिटल M मोलरिटी बराबर स्मॉल W अपॉन स्मॉल m मॉलिक्यूलर वेट इनटू V, क्या हो जाएगा? इन लीटर। ये फॉर्मूला आपका होगा, ये सेकेंड रिलेशन जिसे हम क्या कहते हैं? मोलरिटी। अब यहां दोनों चीजें समझ लीजिए, कैपिटल M हमारा क्या है? मोलरिटी, और स्मॉल m क्या है? मॉलिक्यूलर वेट, या इसको कहो मोलर मास। स्मॉल w क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट, किसमें? ग्राम में। और v क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये लीटर में। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं मोलरिटी में? मोलरिटी समझ में आ गई होगी। अब मोलरिटी आपको समझ में आ गई तो उसके बाद में हम नॉर्मलिटी बताएंगे।
एक्चुअल में नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन है, इसलिए इसके बाद आप पढ़ेंगे नॉर्मैलिटी। देखिए थर्ड वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका तीसरा है जिसे कहते हैं नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी एन द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है इसे कैपिटल एन। अब यहां पे एक नया टर्म यूज होता है ग्राम इक्विवेलेंट। तो पहले आप समझ लीजिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसे हम क्या बोलेंगे? नॉर्मैलिटी। तो अब नॉर्मैलिटी बराबर क्या हुआ? ग्राम इक्विवेलेंट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट ऑन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में कर दीजिए, ये हो जाएगा। अब एक नई मुसीबत आपके सामने है, एक नई प्रॉब्लम है। व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट? क्या है ग्राम इक्विवेलेंट? हम इसको देखते हैं। ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है, लेकिन एक नया टर्म जो हमारे सामने आया हम उसको डिस्कस करते हैं। क्योंकि यदि हम कहते हैं ग्राम इक्विवेलेंट लेते हैं और वॉल्यूम लेते हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट अभी कह दें कि NaOH का ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, आप नहीं कर पाएंगे। तो इधर वाला आप सभी नोट कर लिए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट को डिस्कस करते हैं, फिर अगला फॉर्मूला लेते हैं। थोड़ा सा आपको समझना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आप ये समझ लीजिए कि कंसंट्रेशन यूनिट यदि आप ढंग से पढ़ लेते हैं तो इसमें कम से कम आपको 2 से 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत आराम से हो जाएंगे। ठीक, क्यों हो जाएंगे? वॉल्यूमेट्रिक के क्वेश्चन आते हैं, उसमें आते हैं। सॉल्यूशन का क्वेश्चन आता है, उसमें भी कंसंट्रेशन आती है। कंसंट्रेशन की 3 यूनिट आपकी हो गई, ग्राम पर लीटर हो गया, मोलैरिटी हो गई, नॉर्मैलिटी हो गई। लेकिन नॉर्मैलिटी में जो टर्म हमारा आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और वो क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट। तो अब हमें डिस्कस करना है ग्राम इक्विवेलेंट। व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट? ग्राम इक्विवेलेंट ये क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट may be defined as the ratio of weight of solute in gram upon its equivalent weight। अब फिर एक टर्म नया आया, हमने कहा ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट। चूंकि हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, किसमें? इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट। अब हमने कहा ग्राम इक्विवेलेंट वेट आपका वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो हमारा था ये हो गया स्मॉल w अपॉन कैपिटल E। फिर समस्या हमारे सामने एक आ गई। अभी आधे लोग ये नहीं जानते होंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या है। ग्राम इक्विवेलेंट अभी की प्रॉब्लम हमारी बनी हुई है, क्वेश्चन तो हम कर ही रहे हैं, प्रॉब्लम हमारी बनी हुई है कि अभी हम एक टर्म और नहीं जानते हैं। क्या है? हमें ये नहीं पता है कि व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या है बताएंगे आप लोग को? व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट नहीं पता है, चलिए हम बताते हैं आपको। Equivalent weight may be defined as the ratio of molecular weight and
एसिडिटी ऑफ बेस, बेसिसिटी ऑफ एसिड और वैलेंसी ऑफ आइंस, दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट। तो ये टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है डिफाइन करना, नहीं तो हम कोई भी कह दें, हमने कहा कि SiO4 के 25 ग्राम हमने ले लिए और किसमें 500 ml में, अब उसकी नॉर्मलिटी निकालो, तुम्हें यही नहीं मालूम है कि SiO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। अब इक्विवेलेंट वेट के साथ साथ एक दूसरा जो टर्म हमने यूज किया वो एक बड़ी मुसीबत आपके लिए बन गया। तो क्या हुआ, यहां पे हमने कहा कि इक्विवेलेंट वेट लेते हैं, तो इक्विवेलेंट वेट क्या है। अब इक्विवेलेंट वेट हम लेते हैं, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी ऑब्लिक बेसिसिटी ऑब्लिक चार्ज और वैलेंसी। ये अब एक जो टर्म हमने यूज किया उस टर्म को जैसे समझाया वैसे एक नई समस्या आपके पास फिर है। आपसे हम पूछते हैं कि H2SO4 या NaOH की एसिडिटी क्या है। यहां पे एक बात तो और आपको बता दें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एसिड की बेसिसिटी देखेंगे और बेस की एसिडिटी देखेंगे। ये उल्टा होगा, ये ना कहो कि एसिड है तो उसकी एसिडिटी नहीं, एसिड की बेसिसिटी और बेस की एसिडिटी। तो यहां पे जो फॉर्मूला हमारा आया, इस फॉर्मूले को हम देखते हैं इन रिलेशन को अभी हमें यूज करना है, इसलिए नंबरिंग कर रहे हैं क्योंकि मेरा फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ। तो हम क्या करते हैं, व्हाट इज एसिडिटी, पहले एसिडिटी, इक्विवेलेंट वेट भी अभी नहीं कंप्लीट हुआ, अभी तो हम एसिडिटी बताएं तब इक्विवेलेंट वेट जान पाओगे। एसिडिटी ऑफ बेस, अब बताओ बेस किसे कहते हैं। एक जनरल कॉन्सेप्ट यूज किया जाए तो आप कहते हो जिसमें OH होता है वो बेस होते हैं, और जिसमें आयनाइजेशन के बाद H मिलता है, प्रोटॉन मिलता है, उसे एसिड कहते हैं। तो अब क्या हुआ, नंबर ऑफ OH आयन प्रेजेंट in the substance is called acidity of that base। किसी बेस में जितने रिप्लेसेबल OH आयन होंगे या जो आयनाइज होकर जितने OH आयन देगा उसे हम क्या कहेंगे, उससे उसकी बेस की एसिडिटी क्या बोलेंगे, एसिडिटी ऑफ बेस। अब ये आपको तब समझ में आएगा जब आप एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए सारी चीजें समझ में आएगी। देखो हम कहते हैं नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयन, कितना OH आयन वो रिप्लेस कर सकता है या जितने उसकी OH आयन फर्निश होंगे सोल्यूशन में वो उसकी एसिडिटी होगी। तो ये कैसे पता, आप देखो NaOH जब टूटेगा तो कितना OH देगा, Na पॉजिटिव और एक OH, यानी इसकी एसिडिटी क्या होगी, एसिडिटी बराबर 1। ठीक है, आगे देखो MgOH का होल ट्वाइस, जब यह आयनाइज होगा तो Mg पॉजिटिव और 2OH नेगेटिव, तो इसकी एसिडिटी क्या होगी, इसकी एसिडिटी हुई आप देखिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, आपने स्टेनलेस हाइड्रोक्साइड लिया 3OH,
और इसकी एसिडिटी हमारी हुई 3। क्लियर हो गया? ये एसिडिटी थी। तो बेस की एसिडिटी समझ में आ गई। जितने OH उसमें रिप्लेसेबल होंगे उसकी एसिडिटी। अब आते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होगी? एसिड क्या होती है बाद में लिखिएगा, पहले बताइए एसिड क्या होती है। बोलिए। एसिड होती है मीन्स दो सब्सटेंस विच कैन फर्निश प्रोटॉन इन द सोल्यूशन आर कॉल्ड एसिड। जो आयोनाइजेशन के बाद सोल्यूशन में क्या देंगे? प्रोटॉन देंगे, उसे हम कहते हैं एसिड। तो एसिड की बेसिसिटी क्या होगी? नंबर ऑफ प्रोटॉन फर्निश्ड इन द सोल्यूशन आर कॉल्ड, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप अपने हिसाब से नोट करते रहिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन फर्निश्ड बाय एसिड इन द सोल्यूशन आर कॉल्ड बेसिसिटी। किसी भी एसिड द्वारा सोल्यूशन में जितने प्रोटॉन फर्निश होंगे, सोल्यूशन में जितने प्रोटॉन निकाले जाएंगे, उससे उसकी बेसिसिटी है। तो आप देख लो, एग्जाम्पल देख लो, सारी चीजें समझ में आ जाएंगे बिल्कुल 100%। इसके बाद आपको डाउट नहीं रहेगा। कैलकुलेशन करना आसान होता है, लेकिन कैलकुलेशन में जब भी आपके पास ये टर्म आ जाते हैं आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ये कोई ऐसा टर्म हम नहीं छोड़ रहे हैं कि जो आपको रह जाए और आप क्वेश्चन गलत कर दें। देखिए HCl को मैंने आयनाइज किया, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब इसकी बेसिसिटी कितनी हुई? बोलिए 1। ये H2SO4 कंप्लीट आयनाइज, पहले तो H पॉजिटिव HSO4 में होता है, लेकिन कंप्लीट आयनाइज होगा तो 2H पॉजिटिव 2 बार में आयनाइज होगा। हम 2 स्टेप नहीं लिख रहे हैं, पहले H HSO4 होगा, फिर HSO4 SO4 डबल नेगेटिव और एक प्रोटॉन निकालेगा, यानी 2 बार में 2 प्रोटॉन निकालेगा। कुल मिलाकर कितने प्रोटॉन निकाल सकता है? 2 निकाल सकता है। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हुई? आप समझ में? कौन भी किसी भी एसिड द्वारा जितने प्रोटॉन सॉल्यूशन में दिए जा सकते हैं वो उसकी बेसिसिटी। क्लियर हो गया? ये ग्राम इक्विवेलेंट क्लियर हो गया। अब इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट को हम यहां पे थोड़ा सा बता देते हैं, 2-3 कंपाउंड के, उसके बाद में हम नॉर्मलिटी पे आते हैं। नॉर्मलिटी का रिलेशन आपको बताते हैं, ठीक है? ये नॉर्मलिटी यहां हम यूज करते हैं, पहले आपको ये बता दें, ठीक? तो इसको छोड़ देते हैं, यहां पे हम इसको हटा दें, ठीक है? और नॉर्मलिटी का रिलेशन जो आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी मैं आगे कंप्लीट करता हूं, या आप देखिए मैं कंप्लीट कर दे रहा हूं, इसको मैं भी आगे डिफाइन करता हूं। देखिए एन बराबर क्या हो गया हमारा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यानी ग्राम का मतलब W और इक्विवेलेंट इक्वल टू E, और इनटू क्या हुआ? V। अब V किसमें है? लीटर, लीटर में हो, लीटर में हो गया। अब ये लीटर में हो गया तो ये रिलेशन हमारा क्या बना? नॉर्मलिटी का। ये किसका रिलेशन हुआ? नॉर्मलिटी का। लेकिन यही आपका लीटर जो है ये वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया हो। इफ वॉल्यूम गिवन इन मिलीलीटर, समझिए ये मिलीलीटर में दिया हो, 1000 से डिवाइड करेंगे, लीटर में लिया है 1000 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। हम गलत बोल दिए, तुम लोग भी गलत बोल, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या होगा? ये जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? हाँ, ये n बराबर हो जाएगा W/E इंटू V इंटू 1000। मल्टीप्लाई किया मैंने,
यानी ये एक शॉर्ट रिलेशन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और वो होगा हमारा W बराबर NeV अपान 1000। ये शॉर्ट रिलेशन हमारा होगा किसका? ये हुआ नॉर्मलिटी। W इक्वल टू NeV बाई 1000। क्लियर? तो वो तो नॉर्मलिटी का हुआ। अभी नॉर्मलिटी के कई रिलेशन हैं, और मोलैरिटी के क्या रिलेशन है मैं उसको बता रहा हूं, वो रिलेट करा रहा हूं। इसको थोड़ा सा मैं इस पे फोकस कर देता हूं, इसको मिटा दें। आगे देखिए, हमने ये कहा आपसे कि H2SO4 की इक्विवेलेंट वेट क्या है? तो H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, तो ये बराबर क्या हुआ? H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट 98, और इसकी बेसिसिटी कितनी है? 2, तो कितना हो जाएगा? 49। अब हो जाएगा NaOH का इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू NaOH का हो जाएगा 23 और ये 17, यानी 14। अब ये 40 होगा 40, और इसकी एसिडिटी कितनी है? 1, यानी ये 40 ही होगा। तो इक्विवेलेंट वेट निकल आएगा। इक्विवेलेंट वेट जब आप समझ गए तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट लिखने में कोई तकलीफ नहीं। ये हो जाएगा। अब हम आते हैं, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं, और इसको हम नॉर्मलिटी पढ़ा रहे थे, इसी से एक और रिलेशन निकलता है जिसे कहते हैं नॉर्मलिटी रिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्या है? नॉर्मलिटी इक्वेशन या नॉर्मलिटी रिलेशन। ये तो हो गया हमारा कब? जब एक हमने क्या किया? सोल्यूशन लिया। अब मान लिया कोई सोल्यूशन हमने नॉन नॉर्मलिटी का लिया, और एक सोल्यूशन हमें मिल गया जिसकी नॉर्मलिटी मालूम नहीं है, एंड दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय नॉर्मलिटी इक्वेशन। तो हम क्या करते हैं, अब लेते हैं इससे संबंधित जो है नॉर्मलिटी इक्वेशन। नॉर्मलिटी इक्वेशन इट इज ऑलवेज यूज्ड व्हेन वन ऑफ द सॉल्यूशन हैविंग अननोन नॉर्मलिटी। एक सॉल्यूशन में नोन नॉर्मलिटी होगी और एक की अननोन नॉर्मलिटी होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? ये आपकी नॉर्मलिटी इक्वेशन से होगा। ठीक, अब वो कैसे होगा? नॉर्मलिटी इक्वेशन के लिए एक इक्वेशन में N1B1 है। मान लिया हमने सॉल्यूशन 1 लिया और सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2। सॉल्यूशन 1 में नॉर्मलिटी N1 है और इसकी सॉल्यूशन 2 की नॉर्मलिटी N2 है। इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है। तो अब आपने कहा था कि यहां पे W1, E1, V1 ये हो जाएगा। मैंने कहा कि दोनों की नॉर्मलिटी अलग है, पदार्थ तो एक ही है ना। W आपका कैंसिल हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा? देखो हमने कहा N1 बराबर W अपान क्या हो जाएगा? E इंटू V, और N2 बराबर हो जाएगा W इक्वल टू ये W अपान E इंटू V2। तो अब क्या हो जाएगा हमारे लिए? हमारे लिए ये हो जाएगा, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ सेम है, N1B1 बराबर N2 V2। ये फॉर्मूला हमारा नॉर्मलिटी इक्वेशन है। इसे किसी नोन सॉल्यूशन की सहायता से अननोन नॉर्मलिटी को कैलकुलेट किया जा सकता है। क्या किया आपने? ये कब अप्लाई होता है, ध्यान रखिएगा, सेम सब्सटेंस हो। आपने क्या किया, उसका वॉल्यूम चेंज कर दिया है, केवल नॉर्मलिटी बदल गई है। ठीक है, तब हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। अब आते हैं रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलैरिटी।
नॉर्मलिटी एंड मोलैरिटी। नॉर्मलिटी का रिलेशन क्या है देख लीजिए। हम ये लेते हैं नॉर्मलिटी अपॉन मोलैरिटी, निकाल देते हैं। नॉर्मलिटी अपॉन मोलैरिटी ले लेते हैं या मोलैरिटी अपॉन नॉर्मलिटी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मलिटी आपकी क्या है, स्मॉल w अपॉन e इंटू v, और अपॉन m है। मोलैरिटी क्या है, स्मॉल w अपॉन m इंटू v। तो जो नीचे वाली है वो पलट दीजिए मल्टीप्लाई करने में, तो ये हो जाएगा स्मॉल m इंटू v अपॉन, कैंसिल कर दो, हो गया। यानी नॉर्मलिटी अपॉन मोलैरिटी कैपिटल M बराबर होगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। क्लियर? ये देखिए, अब मान लिया किसी की नॉर्मलिटी दी है तो उतना कैलकुलेशन मत कीजिए, डायरेक्ट आप मोलैरिटी निकाल लीजिए। मोलैरिटी दी है तो नॉर्मलिटी निकाल लीजिए, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इस फॉर्मूले से डायरेक्ट मॉलिक्यूलर वेट इक्विवेलेंट कर लीजिए। और भी आसान है, क्या करते हैं, मान लिया SSO4 है तो ये भी हमारे पास, ये ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इन दोनों में किस चीज का डिफरेंस है, बोलिए, एसिडिटी, बेसिसिटी। इन नॉर्मलिटी अपॉन मोलैरिटी में यदि हम SSO4 की बात करें तो 98 हो जाएगा और ये 49, डिवाइड करेंगे क्या आएगा, और शॉर्ट फॉर्म होता है तो क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी अपॉन मोलैरिटी बराबर एसिडिटी, बेसिसिटी और बैलेंसी या चार्ज, बस हो गया। इसको भी मॉलिक्यूलर वेट इक्विवेलेंट वेट भी भूल जाएंगे, डायरेक्ट आप कर दीजिए। ये तो यही करेंगे ना, जब उसी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट है उसी का इक्विवेलेंट वेट, तो अल्टीमेटली तो यही आएगा। ये आपका और इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप चाहो तुरंत चाहो कैलकुलेट कर सकते हो, नॉर्मलिटी को मोलैरिटी में, मोलैरिटी को नॉर्मलिटी में। समझ में आ गया, नॉर्मलिटी मोलैरिटी, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट, अभी कर देते हैं इसी में। नॉर्मलिटी मोलैरिटी के बाद अगला है मोलैलिटी, ठीक है। तो मोलैरिटी क्या है, एक और, ठीक है। तो मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी को डिफाइन करें, मोलैरिटी के बाद कंफ्यूज मत होइएगा, मोलैलिटी, ठीक। आइए देखते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी, मोलैलिटी जो है उसे हम स्मॉल m द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टर्बेंस हो गया, ये मोलैलिटी, ठीक है। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज मोलैलिटी। मतलब ये मोलैलिटी में लीटर छोड़ दो, अब क्या है मोलैलिटी। अब हम क्यों ऐसा लिखते हैं, मोलैलिटी को हम सिंबल द्वारा नहीं लिखते हैं, नहीं तो मॉलिक्यूलर वेट समझ लो, हम मोलैलिटी लिखते हैं। और ये बराबर क्या होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट नॉट सोल्यूशन इन किलोग्राम। ये हो गया मोलैलिटी, बहुत सिंपल सा रिलेशन। अब हम आपसे कहें क्वेश्चन आपका मान लिया है, ये क्वेश्चन ही समझ में आएगा, बिना क्वेश्चन के समझ में नहीं आएगा।
मान लिया हमने कहा 25 ग्राम, क्या करो, ग्लूकोज लिया है, डिजॉल्व इन 500 ग्राम वाटर, कैलकुलेट मोलैरिटी। तो मोलैरिटी हमारी क्या होगी, सबसे पहले तो मोल निकालो, 25 ग्राम है और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, नहीं मालूम, देखिए कितनी गलत बात है, 180 होता है, ठीक है। अब आप जोड़ लीजिए C6H12O6, तो ये क्या होगा, 12 होता है 72, 12 और ये 96, बोलिए अब कितना हो जाएगा, वो 180, कैसे यार, समझ में आ गया। चलिए अब क्या करते हैं, 180/5, ये हो गया आपका, तो समझ में आ गया। अभी इस पे सब पे न्यूमेरिकल कराएंगे, क्योंकि अभी और हमारे जो नॉर्मल कंसंट्रेशन यूनिट्स हैं वो यहां पे हमने बताया। अभी हम क्या करते हैं, इस पे क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन भी कराएंगे और उसके साथ साथ इसके 2-3 यूनिट्स और हैं वो बता दें, फिर इसके न्यूमेरिकल्स करा दें, ठीक है। तो अब आप देखिए, अगली कंसंट्रेशन यूनिट हमारी है परसेंटेज कंसंट्रेशन। आपने स्ट्रेंथ पढ़ा, मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, मोलैरिटी। अब परसेंटेज कंसंट्रेशन को देखते हैं। परसेंटेज कंसंट्रेशन का मतलब ही होता है पर 100, क्या होगा, पर 100, और पर 100 को हम 3 तरह से डिनोट करते हैं, क्या होगा, वेट बाय वेट, इसको W बाय W कहते हैं, मतलब परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट। दूसरा होगा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, और थर्ड हमारा होगा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये 3 चीजें। परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होता है, it is equal to the ratio of weight of solute upon weight of solution into 100, weight by weight को। फिर दूसरा आपका है weight by volume, weight of solute upon volume of solution into 100, और तीसरा है वॉल्यूम बाय, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब आप ये समझ लीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सब समझ में आ जाएगा। आपने क्या किया, 10 ग्राम शुगर को 100 ग्राम वाटर में डाल दिया, तो क्या हो गया, वेट बाय वेट। उसी 10 ग्राम शुगर को यदि आपने 1 लीटर में डाल दिया, ध्यान दीजिए, किसमें डाल दिया, 1 लीटर में, तब उसको क्या कहेंगे, वेट बाय वॉल्यूम होगा। यही कंसंट्रेशन हमारी आती है यदि हमने क्या किया, 100 ml मिल्क ले लिया, ध्यान दीजिए, 100 ml मिल्क को 1 लीटर वाटर में डाल दिया, तो हो गया वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तो हो गया ना तीनों।
आपने 10 ग्राम को 100 ग्राम में डाल दिया, उसको कहते हैं वेट बाय वेट। यानी वेट बाय वेट क्या है, सॉल्यूट को ग्राम में लीजिए, सॉल्यूशन को भी हम वेट में ही लेते हैं। जब सॉल्यूट आपका ग्राम में हो, सॉल्यूशन लीटर में हो, वेट बाय वॉल्यूम में। सॉल्यूट आपका ग्राम में हो और सॉल्यूशन किस में हो, इसको मिलीलीटर या लीटर में ले लें, इसको भी लीटर में ले लें, यानी दोनों वालों लें, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। समझ में आ गया? तो ये कंसंट्रेशन की आपकी कंप्लीट यूनिट्स हो गई। आपको ये समझ में आ गया होगा कंसंट्रेशन यूनिट्स ऑफ सॉल्यूशन। हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। अब हम इसके कैलकुलेशन और बाकी चीजें नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आप इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। कोई दिक्कत है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन सारी चीजें, सारी कंसंट्रेशन यूनिट जितनी हमारी हैं, उन सारी यूनिट को हम क्या करेंगे, इन सब का यूज करेंगे। हम इस पे न्यूमेरिकल भी करेंगे, कंप्लीट कैलकुलेशन का हम कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो थर्ड लेक्चर होगा सॉल्यूशन का, सेकंड लेक्चर का, और ये कंटिन्यू आपको मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।